हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो चैप्टर 6 और उसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप जा करके हमारे चैनल पे उन सभी को देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। सारांश आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सारांश आता है और हर एक सारांश 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा मार्क्स होता है ना। और सारांश आपके एग्ज़ाम में आता है, आपका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में हो, सेकंड सिटिंग में हो, दोनों सिटिंग्स में सारांश आता है। तो इसलिए इसे मिसिंग करना या फिर नज़रअंदाज करना आपके एग्ज़ाम के 5 से 10 नंबर को खो देने वाले हैं आप अपने एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप इसे मिस ना करें, बेहतरीन तरीके से सुने। कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करें, मैं बताने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आज की सारांश को। कदखंड में है पाठ 7 और इस पाठ का नाम है ओ सदा नीरा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल करूंगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट ज़रूर करेंगे, है ना। ओ सदा नीरा का मतलब क्या होता है, सदा नीरा का मतलब क्या होता है, इसके अर्थ को आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आज की सारांश क्या है। ओ सदा नीरा के लेखक जो है हमारे, वो है जगदीश चंद्र माथुर जी। क्या है, जगदीश चंद्र माथुर है हमारे ओ सदा नीरा के लेखक। इनकी जन्म हुई थी 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कितनी जुलाई को? 16 जुलाई 1917 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर की जन्म हुई थी। और जगदीश चंद्र माथुर जी की जो मृत्यु हुई है, निधन हुई है, वो 14 मई 1978 को हुई है। कब हुई है? 14 मई 1978 को। जन्म स्थान है शाहजहाँपुर और ये शाहजहाँपुर हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है शाहजहाँपुर? उत्तर प्रदेश में, है ना। ये जो लेखक परिचय है, मैं इसे आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, इसे अपने जहन में बैठा लें, क्योंकि आपका जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है MCQ, उसमें लेखक परिचय से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि तकरीबन 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है। गौर कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो डबल होता है ना, 50 क्वेश्चंस में सॉल्व करना होता है और क्वेश्चन क्या होता है, 100 क्वेश्चंस होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 4 से 6 मार्क्स का होता है। तो ज़रा सोचिए कि अगर आप लोग लेखक परिचय को मिस करते हैं तो कितना बड़ा आपका नुकसान होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में अगर आपका 299 मार्क्स है, यानी कि 1 मार्क्स भी कम रहा, तो आप क्या कहलाएंगे? सेकंड डिवीज़न ही कहलाएंगे पूरी जेवन। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं बच्चों। ठीक है, चलो ओ सदा नीरा का जो निबंध है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं। प्रस्तुत निबंध जो है बाबू, ओ सदा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई पुस्तक बोलते छंद से लिया गया है। ओ सदा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? तो बोलते छंद से। और इस पुस्तक के रचयिता कौन थे बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी, है ना। जिसमें उन्होंने गंडक नदी समझते हैं? गंडक नदी गंगा नदी को बोलते हैं। गंडक नदी गंगा नदी को बोलते हैं। उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह को दिखाया है। ओ सदा नीरा में गंडक नदी जो है, उसके किनारे जो भी लोग बसे हुए हैं, उनके जीवन को, उनके संस्कृति को, उनके रहन सहन, खान पीन को इन चैप्टर्स में दर्शाया गया है। ठीक है, चलो। गंडक चंपारण में बहने वाली नदी है, जो अपना बहाव, क्षेत्र और रास्ता बदल लिया करती है। ठीक है, गंडक जो नदी है वो कहाँ है? चंपारण के क्षेत्र में है। ठीक है,
और ये क्या है, अपने बहाव के वजह से अपने रास्ता को बदल लिया करती है ना। ये जिस रास्ता से पिछले साल बही थी, बहुत बार होता ये है कि ज़्यादा पानी आने की वजह से क्या होता है, ये अपने रास्ता को दूसरे तरफ मोड़ लेती है। ठीक है, बोला करते हैं कि भगवान बुद्ध के समय इस क्षेत्र में घना जंगल था। जब भगवान बुद्ध का ये जीवन चल रहा था, जब भगवान बुद्ध अपने एरा में थे, तो उस वक्त क्या था कि इस एरिया में बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। ठीक है, जिससे पानी वृक्ष की जड़ों में रुका रहता था। बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रचंड नहीं आती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव पर आक्रमण करने के लिए जंगलों को काटा, तब से जंगल कटते चले गए। चंपारण क्षेत्र में पहले क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। ठीक है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक नाम का एक मुग़ल हुआ करता था, ये बाहर से आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हरि सिंह देव से जंग करने के लिए पूरी की पूरी जंगल को कटवा दिए थे, क्योंकि इन्हें वो रास्ता से आना था हमारे देश में, है ना। तो इसने क्या किया कि पूरी की पूरी जंगल को कटवा दिया। तब से चंपारण क्षेत्र में हर साल, ठीक है, हज़ारों लाखों पेड़ को काट दिया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से होता ये है कि जब भी बारिश होती है तो नदी का पानी जलस्तर बढ़ जाता है और आसपास के रहने वाले जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनमें पानी पहुंच जाती है और जान माल की बहुत बड़ी हानि हो जाया करती है। इसलिए जब पहले पेड़ हुआ करता था तो बारिश तो हुआ करती थी, काफ़ी बारिश होती थी, लेकिन जंगल के वजह से वो पानी इन गांवों में, इन क्षेत्रों में उतना नुकसान नहीं कर पाती थी, क्योंकि पेड़ के जो जड़ हुआ करते थे वो इन पानियों को इधर आने से रोका करते थे, है ना। समझ आई बात। चलो, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से समुद्र होते हैं या फिर नदियाँ हुआ करती हैं, उनके ऊपर सरकार क्या कर रहे हैं कि पेड़ लगा रहे हैं, जिससे होगा ये कि जो नदियों का जो साइड में मिट्टी है, जो क्षेत्र है, वो मिट्टी कट करके नदी में ना आए, नदी और आगे ना बढ़ पाए। इसलिए क्या करता है कि मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ लगा दिया करते हैं, है ना। बाढ़ ना आए इसलिए आपको अपने नदियों के बगल में, किनारे में बड़े बड़े पेड़ का रोपण कर दिया करते हैं। समझ में आई बात। इसीलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गंडक प्राचीन और अतीत के बीच की कड़ी है। बहुत से महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया होगा, लेकिन गंडक कभी गंभीर नहीं बन सकी, जिसके कारण इसके किनारे पर तीर्थस्थल भी स्थायी नहीं रह सके। लेखक बोलते हैं कि गंडक जो है वो बहुत पुरानी नदी है और बहुत ही अतीत है। ठीक है, ये बात ये है, बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत से महात्मा और संत आया करते थे, इनके किनारे पे आकर के उन्होंने तपस्या की है, ठीक है, भगवान को याद किया है, ठीक है, लेकिन गंडक जो है वो कभी भी गंभीर ना हो सकी थी, जिसके वजह से इसके किनारे पे कोई भी तीर्थस्थल सही से रह नहीं पाया है। ठीक है, बोलते हैं गंडक ने कोई स्मृतियाँ नहीं छोड़ी है, भवन मंदिर घाट कुछ भी नहीं। गंडक नदी में जब बाढ़ आया करता है तो ये इतने प्रचंड हुआ करता है कि इससे वहाँ के घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल जो भी है वो सब का सब तबाह हो जाया करता है। ठीक है, बोलते हैं हवाई जहाज़ से देखने पर गंडक घाटी के दोनों ओर बहुत सारे ताल दिखाई पड़ते हैं, जिनसे एक सरयामान ताल है जिसके चारों ओर काफ़ी बड़ा जंगल है और इसके बीच में द्वीप भी है। ठीक है, गंडक नदी का जल इस सदियों से चंचल रहा है, इसने कई तीर्थ तोड़े हैं जो अब खंडर दिखाई पड़ते हैं। लेखक बोलते हैं कि गंडक नदी जो है वो उसमें ज़्यादा बाढ़ आ जाने की वजह से बहुत से तीर्थों को तोड़ दिया गया है। ठीक है, बोलते हैं कि इसके आसपास अब जब देखेंगे तो बहुत बड़ा जंगल अभी भी है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, इन जंगलों के बीच में द्वीप हुआ करते हैं। ठीक है, मतलब कि
टेंट वेंट लगा करके और बहुत से लोग क्या है रहा करते हैं। ठीक है, चलो भैंसालोटन में, भैंसालोटन देखो से क्या है जगह है, में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच निर्माण कार्य कर रहे हैं। ये नहरें लेखक को नारायण की भुजाएं प्रतीत होती है और बिजली के तारों का जाल उनका चक्र प्रतीत होता रहता है। लेखक मन ही मन इंजीनियरों को, मजदूरों को नमस्कार करता है। लेखक कहते हैं, ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता तुम्हें इन नामों से संबोधित करती रही है, लेकिन तेरी चंचल धारा ने आराधना के कसूलों को ठुकरा दिया है। लेकिन अब जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी नींव बहुत गहरी है, जिसे तू ठुकरा नहीं पाएगी। लेखक बोलते हैं भैंसालोटन में इंजीनियर लोग क्या कर रहे थे कि निर्माण कार्य कर रहे थे, वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि वो लेखक बोलते हैं इन जो मजदूर है और जो इंजीनियर काम करते हैं उन सभी को नमस्कार करते हैं और नदी को बोलते हैं कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों युगों से तुमने क्या किया है, यहाँ के जो जनता है उन लोगों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, बहुत ही दुख दिया है, उन लोगों के घरों को उजाड़ दिया है, उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन तेरी ये चंचल धारा जो है आज तक आराधना को नहीं कर पाई है। लेकिन होगा ये कि अभी जो मंदिर निर्माण हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, जिसे तू अब कभी भी ठुकरा नहीं पाएगी, उसे तू कभी भी अब तोड़ नहीं पाएगी। ये जो ओ सदानीरा है बाबू, ये गंडक नदी के आसपास जो भी लोग हैं वहाँ के रहने वाले जो लोगों को परेशानियाँ उठाने पड़ती है, गंडक नदी में आने वाली बाढ़ से जो नुकसान हुआ करता है, ठीक है, वहाँ के जितने भी समस्याएं हैं उनको इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखो सारांश है, तो सारांश में तो मैं सिर्फ उन झलक को बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अब पूरी कहानी को अगर आपको जानना है तो आपको कहानी को पढ़ना पड़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी कहानी को मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, मैं बहुत जल्द कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे नोट्स कर लें और मैं इसका नोट्स जो है वो मैं लिंक के साथ अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बेटर ऑप्शन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग एक बार कहानी पढ़ लें। मैंने यहाँ पे सारांश को एक्सप्लेन कर दिया है और उसके बाद आप लोग इन दोनों को एनालाइज करेंगे, अच्छा से समझेंगे और उसके बाद खुद से सारांश लिखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे रहता है, बाकी आने वाला चैप्टर बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।